नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में। आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतिशय बुखारिया, जो आपकी समस्याओं के बारे में सुनेंगे, आपको जानकारी साझा करेंगे, ताकि आपको अगर कोई दिक्कत है चर्म से जुड़ी हुई, त्वचा से जुड़ी हुई, तो वो दिक्कतें यहाँ पर दूर होगी। डॉक्टर अतिशय बुखारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सिंह साहब। सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पर किस तरह के पेशेंट आपके पास पहुँचते हैं, और चर्म रोग की कितनी, हम कह सकते हैं कितनी वैरायटी, कितने तरीके के चर्म रोग हो सकते हैं? अगर हम चर्म रोग की बात करें तो टोटल 3000 से ऊपर बीमारियां हैं जो चर्म रोग में लिस्टेड हैं। 3000 से ऊपर कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट 3000 से ऊपर बीमारियों को ट्रीट कर। हाँ जी, ये स्किन में 3000 के ऊपर बीमारियां आती हैं, जिसमें बहुत छोटी एक जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है वो नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की सारी स्किन की प्रॉब्लम से डील करता है। तो वो इतनी ही हो जाती है बीमारियां। और दूसरी बात, जो हम लोगों के पास जो कॉमनली आने वाले केसेस हैं उनमें सबसे ज्यादा जो होते हैं वो टीनेज के एक्ने होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है जिसका आजकल एपिडेमिक ही चल रहा है, हर दूसरा आदमी को फंगल इन्फेक्शन है। एक्ने वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कॉमन स्किन का डिसऑर्डर है, जिसमें ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन को कभी ना कभी उनके जीवन में एक्ने होते हैं, भले ही किसी को कम होते हैं किसी को ज्यादा होते हैं। फिर जो एलर्जीज होती हैं, स्किन की एलर्जी हो गई, पित्ती पड़ना, दाने आना और खुजली होना, ये भी चर्म रोग में आते हैं। जो किसान लोग होते हैं वो खेतों वगैरह में काम करते हैं तो उनकी वजह से पैरों में खुजली होना, लाइकन प्लेनस, जो इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी चर्म रोग में आते हैं। सबसे कॉमन बालों का झड़ना, चेहरे पे दाने आना, शरीर में दाने आना, ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो चर्म रोग में आते हैं। बच्चों में कुछ बच्चों को एलर्जी की टेंडेंसी होती है, बचपन से ही खुजली वगैरह आती रहती है, ये भी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर कि सबसे ज्यादा, आपने बताया कि कॉमन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें गंभीर चर्म रोग जो होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, और उसके इलाज में कितना वक्त लग जाता है अगर वो डॉक्टर के पास सही समय पर पेशेंट चला जाता है तो? देखिए, गंभीर तो अगर हम गंभीरतम की बात करें तो सबसे ज्यादा गंभीर तो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जब जीरोडर्मा पिगमेंटोसम करके होते हैं। उनमें क्या होता है कि सनलाइट के इंड्यूस में स्किन पर कैंसर आने लगते हैं। ठीक है, कि जो धूप जिनको हम अच्छा मानते हैं उनको वो धूप ही टॉक्सिक हो जाती है, और जब वो पड़ती है तो उन बच्चों के स्किन में कैंसर आना शुरू हो जाते हैं। उन बच्चों की लाइफ भी 15 से 20 साल की ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, कुछ पेम्फिगस नाम की बीमारियां होती हैं जिसमें उनके शरीर में फोड़े वगैरह उठने लगते हैं। एक एपिडर्मोलाइसिस बुल्लोसा नाम की गंभीर बीमारी होती है जिसमें हमारी स्किन की जो परत है वो इतनी ज्यादा लूजली अटैच होती है नीचे वाली लेयर से कि अगर उसको हम ऐसे हाथ पकड़ के भी खींच देते हैं ना तो उनकी स्किन हाथ में बाहर आ जाती है। पर ये फॉर्चुनेटली ये सब बीमारियां बहुत रेयर हैं, करोड़ों में एक को ही होती हैं। और पर हाँ, केसेस आते हैं और आईसीयू सेटिंग्स में हमें मैनेज करना पड़ता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत अच्छी नहीं है कि हम नहीं बोल सकते कि बच्चा या ये इंसान बहुत ज्यादा दिन तक जिएगा। पर ज्यादातर केसेस जो ओपीडी में आने वाले होते हैं वो इस तरीके के नहीं होते हैं, वो सिंपल बीमारियों के होते हैं, एक्ने, फंगल इन्फेक्शन, हेयर फॉल, इन सब चीजों के होते हैं। बिल्कुल सर, ये मैं समझना चाहूँगा, हेयर फॉल जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बोला जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है कई जगहों का, इसलिए हेयर फॉल है। इसकी और वजह, इंटरनल वजह क्या हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हेयर फॉल का अगर हम डिवीजन करें तो मेल्स में और फीमेल्स में दोनों ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम मेल्स की बात करें तो जो हेयर फॉल कॉमन होता है वो सेंटर वाले एरिया से अपने बाल झड़ जाते हैं, उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। जिसमें जैसे सारे मेल्स के आप देखेंगे एक ही पैटर्न में बाल झड़ते हैं, सेंटर के साफ हो जाते हैं, पीछे के बाल बचे रहते हैं। ठीक है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो एंड्रोजन, हम मेल्स हैं तो सारे मेल्स के एक जैसे झड़ेंगे, जेनेटिक मतलब हमें कहीं ना कहीं पीढ़ियों में ये जीन डोमिनेंट होता है, उसकी वजह से हमारे ये बाल झड़ने लगते हैं। दूसरे कॉमन केसेस की बात करें तो जो टीलोजन एफ्लूवियम नाम की बीमारी होती है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स में आता है। इसमें जैसे आपको कोविड के बाद का बाल झड़ना, टाइफाइड के बाद बाल झड़ना, मलेरिया के बाद बाल झड़ना, आप हाँ कोई भी सीवियर डिसीज हो उसके बाद बाल झड़ना, डिलीवरी के बाद बाल झड़ना,
ये कॉमन होते हैं। और अगर महिलाओं में बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल झड़ते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में हम जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं, खा रहे हैं, एक तो सबकी डाइट प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे है, और हम जो भी चीज़ें आजकल खा रहे हैं हम ऑलमोस्ट बहुत सारी मिलावटों के साथ आ रहे हैं, तो नेचुरल बहुत सारी चीज़ें बची नहीं है। इस वजह से कुछ ना कुछ ये सब कारण अंदरूनी तरीके पे बालों की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं, जिसके हमारे बाल और ज़्यादा झड़ रहे हैं। बिल्कुल। चूंकि ये ठंड का मौसम है, इस मौसम में एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने का बहुत ज़्यादा चलन होता है, कई तरह की क्रीम आती है, कोल्ड क्रीम कह के आती है, तो ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि बहुत से लोग अगर इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनकी त्वचा बहुत ज़्यादा, स्किन जो बहुत ज़्यादा है रूखी रहती है, दिन भर सूखी रहती है, इसलिए वो क्रीम लगाना उनकी फिर मजबूरी भी हो जाता है। हाँ, देखिए ये एंटीसेप्टिक एक अलग चीज हो जाता है, एक मॉइस्चराइजर एक अलग चीज हो जाता है। एंटीसेप्टिक तब लगाया जाता है जहाँ कहीं कट गया है, छिल गया हो, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। दूसरी तरफ जो मॉइस्चराइजर है जो हम ठंड में लगाते हैं, वो एक बहुत ही फायदेमंद चीज है, उसको हमेशा लगाते रहना चाहिए, क्योंकि ड्राई स्किन डैमेजिंग होती है। ठीक है, एक ड्राई स्किन एक खुद ही अपने आप में एक बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से खुजली आना, खुजली की वजह से फिर उसमें इन्फेक्शंस होना, ये काफी कॉमन हो जाता है। इनको रोकने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगा के रखें। और जैसे जहां तक मॉइस्चराइजर्स भी कई कैटेगरी की होते हैं, ह्यूमेक्टेंट होता है, ऑक्लूसिव होता है, तो अगर हम उस डिटेल में ना जाके सिर्फ ये समझें कि अगर हमारे पास चर्म रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर जो होता है वो कोकोनट ऑयल होता है, प्लेन कोकोनट ऑयल। अगर हम उसे 2 बार लगाएंगे तो वो हमें काफी हद तक हमारी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बना के रखेगा, और इचिंग वगैरह से भी हमें प्रोटेक्ट करके रखेगा। बोला जाता है कि पैरों के तले में अगर आप अच्छे से लगा लें कोकोनट ऑयल तो बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है, और जो स्किन होती है पैरों की, खासतौर पर जो पंजों की होती है, वो स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसको भी सॉफ्टनेस मिलती है यहाँ पर। क्या ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोकोनट ऑयल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोकोनट ऑयल वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है, और उसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी से लेकर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज तक होती हैं। और जैसे ठंड में है तो हम उसको दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। कुछ लोग उसमें गलती करते हैं कि कपूर मिला के लगाते हैं, वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उनकी वजह से, कपूर की वजह से भी एलर्जी होने लगती है। तो प्लेन कोकोनट ऑयल बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, 99% केस में सेफ ही होता है। और बिल्कुल आप कई बार ऐसे रिपीट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की बहुत सीवियर एक्थायोसिस कंडीशन है, एटोपिक डर्मेटाइटिस की कंडीशंस हैं, तो उनको रिपीट एप्लीकेशन भी किया जा सकता है, बार बार लगाया जा सकता है। और मॉइस्चराइजर के बारे में एक और बात बोलना चाहूंगा कि मॉइस्चराइजर हमें कभी भी लगाना है ना, तो उसको डैम्प स्किन पे या थोड़ी सी नमी वाली स्किन पे लगाना है। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो हमें मॉइस्चराइजर कम लगाना पड़ता है और ज्यादा देर काम करता है, तो हमारे पैसे भी बचते हैं और समय भी बचता है। बिल्कुल, और दोनों ही चीज़ एक साथ बचाना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है यहाँ पर। एक चीज़ और मैं डॉक्टर साहब समझना चाहूँगा यहाँ पर कि जो विटामिन डी के लिए हम धूप में जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत टाइम हम जाते हैं और लगता है कि हमारी स्किन जल रही है, और फिर बाद में फिर टैनिंग हो जाती है, फिर किसी तरीके से चकत्ते भी यहाँ पर दिखने लगते हैं, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, तो उससे हम कैसे बचें, और सही समय क्या है धूप अगर लेना चाहते हैं, और कितनी देर? देखिए, हाँ जी, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि विटामिन डी अगर हम फोटो इंड्यूस डैमेज जो है वो आजकल काफी जनरेशन्स में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, रिसेंटली जनरेशन में। ठीक है, तो आइडियल जो है हमें काफी बॉडी का 30 to 40% पोर्शन एक्सपोज करना होता है सन इंड्यूस एक्सपोजर को या डायरेक्ट सनलाइट को, जो कि 10 से 11 बजे के बीच आइडियल माना जाता है। उसकी वजह से विटामिन डी का सिंथेसिस होने लगता है। पर अगर हमें कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें स्किन सनलाइट से ही एलर्जी है, जैसे फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, टैनिंग वगैरह हम नहीं चाहते हैं, तो फिर उस केसेस में ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम शरीर का वो हिस्सा जो हम एक्चुअली फोटो इंड्यूस डैमेज के लिए थोड़ा सा लेस प्रोन है, जैसे हमारे अपर बॉडी का अंदर का हिस्सा हो गया, हम थोड़ा सा एक्सपोज किया जा सकता है, पर रियलिटी में पॉसिबल नहीं है हो पाता कई पेशेंट्स के द्वारा। तो उनमें फिर सप्लीमेंट्स लेने होते हैं जो हमको वंस वीकली या बीच बीच में रुक रुक के लेना होता है कि 2 महीने लो फिर 3 महीने के लिए बंद कर दो, ये सब करना पड़ता है। क्योंकि जिस हिसाब में हमें विटामिन डी की डोज चाहिए है, उस हिसाब में काफी लोगों को बर्न हो जाते हैं, और उन्हें बर्न से डील करना कई बार काफी टफ हो जाता है, रेदर देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डील करना। बिल्कुल। इस वक्त सर डीओ और परफ्यूम का बहुत ज़्यादा चलन है, और सीधे स्किन पर लगाने से कई बार इचिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? और क्या हर तरह के जो प्रोडक्ट हैं बाजार में सब पर यकीन किया जा सकता है, या फिर इसमें थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए? जी नहीं, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें किसी पर भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि एलर्जी का एक प्रिंसिपल है कि वो कभी भी किसी भी चीज से हो सकती है। बिल्कुल। तो इसमें हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि कभी भी डीओ हुआ या परफ्यूम हुआ। जी जी हाँ जी जी सर जी।
हाँ, परफ्यूम हुए उनको कभी भी डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें काफी चीजें होती हैं फ्रेग्रेंसेस के फॉर्म में जो एलर्जी प्रोड्यूस कर देती हैं। तो आप इन्हें कपड़ों पर लगाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन हम स्किन पर कांटेक्ट करें। अगर फिर भी हमें कभी भी लगाना है या कुछ जैसे मजबूरी हो गई, सपोज करो मेकअप वगैरह करना है, तो फिर हम प्रॉपरली मॉइस्चराइज करके वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कम अमाउंट में, वो भी ट्रस्टेड प्रोडक्ट जो हमने पहले यूज किए हुए हैं और हमें एलर्जी नहीं हुई है। बिल्कुल। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती कि उनको स्किन की प्रॉब्लम थी, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और जो भी क्रीम दी गई या मेडिसिन दी गई उन्होंने कुछ दिन इस्तेमाल किया, वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसकी वजह क्या रहती है? क्या प्रॉपर उन्होंने जो मेडिकेशन हुआ वो ठीक ढंग से नहीं खाया, सही समय पे नहीं खाया, या इसकी और वजह रह सकती है कि दोबारा ये उभर सकता है यहाँ पर? देखिए, इसके बारे में दो बातें हैं। एक तो नंबर वन, वो बीमारी कौन सी है कि हम किस बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। स्किन की जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं वो काफी लॉन्ग या क्रॉनिक होती हैं, उनका इलाज भी क्रॉनिक चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं सबसे कॉमन बीमारी एक्ने के लिए। अगर एक्ने की 4 ग्रेड होती हैं, जिसमें आपको छोटे छोटे से दाने से लेके काफी बड़े बड़े सिस्ट तक फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम एक्ने के ट्रीटमेंट का बात करें तो ट्रीटमेंट 12 से 14 महीने चल सकता है, डिपेंड ऑन द ग्रेड। ठीक है, फर्क हमको 1 से 1.5 महीने में पता चल जाता है, पर कई लोग क्या करते हैं कि उसको पूरा कोर्स लेने की बजाय उसको 2 महीने में जैसे ही हमें फर्क हुआ वैसे ही हम सब बंद कर देते हैं। पर उस केस में हमें ये करना चाहिए कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करें कि हमको मेंटेनेंस फेज में क्या लगाना है, क्योंकि कई स्किन की बीमारियों में मेंटेनेंस फेज में रहना पड़ता है। जैसे एक्ने की दवाई, भले ही हमारे एक्ने ठीक हो गए हो, पर हमें कंटिन्यूसली लगानी होती है। रात में एक बार मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाने होते हैं ताकि वो उसके रिलैप्स को रोकें, क्योंकि एक्ने हार्मोनल प्रॉब्लम है और वो हार्मोनल चेंजेस आपके होते रहेंगे। तो हम ये उम्मीद नहीं किया जा सकता कि हमने एक बार उसका ट्रीटमेंट ले लिया और हम उससे आजीवन फ्री हो गए। हमारे अंदर जब भी वो हार्मोन फ्लक्चुएशंस होंगे, हमें फिर एक्ने आएंगे और हमें फिर इलाज लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, फंगल इन्फेक्शन का बहुत जिक्र होता है, तो फंगल इन्फेक्शन में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत फिर उसमें महसूस होती है पेशेंट को, कब जाना चाहिए पेशेंट को? ठीक है, देखिए, फंगल इन्फेक्शन का अभी हम बोला जाए तो कोविड से पहले का पेंडेमिक हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोल ही रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे आदमी को ये फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगल इन्फेक्शन जब भी छोटा सा फेज में हो, उसी वक्त अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएं या राइट क्रीम्स लगाना स्टार्ट कर दें, तो ये काफी हद तक बिना खाने वाली दवाइयों से ठीक हो जाता है। ठीक है, दिक्कत तब आती है कि जब हम फंगल इन्फेक्शन हुआ, हम पास वाले मेडिकल पे गए, मेडिकल से क्रीम ली, क्रीम्स में प्राय या हमेशा ही बोलूं मैं, हमेशा स्टेरॉइड होता है। अगर हम उनको अप्लाई कर देते हैं तो फंगल ने अपना जो फंगल की स्ट्रेन है टी रोब्रम और टी मेंटाग्रोफाइट्स, इन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंट डेवलप होकर लिया है। तो आज से 15 साल पहले जो दवाइयां 7 या 8 दिन के लिए दी जाती थी फंगल इन्फेक्शन के लिए, आज 3-3, 4-4 महीने बाद दी जाती हैं उसको खत्म करने के लिए। तो हमें कभी भी एक मन से कोई भी दवाई का एप्लीकेशन नहीं करना है, या आप किसी भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो उसकी ग्रेड को देख के उसका इलाज करेगा। बाकी कुछ सावधानियां भी हैं ताकि घर के दूसरे लोगों को हो, जब वो जैसे मैं अपने कपड़े अलग रखना है, अलग धोना है, ताकि घर के दूसरे लोगों को ना हो, दूसरों से हमें ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इचिंग नहीं करनी है, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है कि जब हम इचिंग करते हैं तो हमारी स्किन डैमेज होती है, फंगस पेनिट्रेट कर जाता है, वो रिंग बना के बढ़ने लगता है, और वही जब हाथ हम 4 जगह लगाते हैं तो 4 जगह और फैलने लगता है। नंबर 3 है कि एक बार जब भी कोर्स ले हैं फंगल इन्फेक्शन का या ठीक हो जाए, तो हमें बच के भी रहना है। आप ये नहीं मान सकते कि हम ठीक हो गए तो हो गए, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कम्युनिकेबल डिसीज के साथ हमेशा रिस्क रहती है कि वो आपको दोबारा हो जाती है, दोबारा हो सकती है अगर हम कांटेक्ट में आए, रिश्तेदार के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, हैंड शेकिंग के माध्यम से। तो इसमें पूरा काम है एक बार ठीक हो जाए और फिर पूरा का पूरा बचाव का ध्यान रहे, तो ये ठीक रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा यहाँ पर कि एलर्जी क्या किसी भी चीज से हो सकती है? बहुत से लोग ज्वेलरीज पहनते हैं तो उनको उससे एलर्जी हो जाती है, उसमें कुछ इचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत से लोग घड़ी पहनते हैं तो उससे इचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या किसी भी चीज़ से यहाँ पर एलर्जी हो सकती है? और सबसे बड़ी चीज़ आपने कपड़ों का भी जिक्र किया, तो यहाँ क्या कपड़े पहनने से भी, कई तरह के कपड़े इस वक्त मार्केट में हैं, तो इससे भी इचिंग की प्रॉब्लम आ सकती है? तो किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है? देखिए, एलर्जी के बारे में सीधा सा सिद्धांत है कि एलर्जी कभी भी किसी भी चीज से हो सकती है। जैसे हम लोग जब एमबीबीएस कर रहे थे तो हमारी बुक में लिखा रहता था, पहला पैथोलॉजी की बुक हुआ करती थी, कि कैंसर से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि पैदा ही मत हो। क्योंकि अगर आप पैदा हुए हो तो आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से एलर्जी का भी है
कि एलर्जी आपको कभी भी किसी भी चीज़ से हो सकती है, ज़्यादातर लोगों में नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें किन चीज़ों से हो रही है। जैसे अगर हम बात करें तो ठंड से भी होती है, गर्मी से भी होती है, ह्यूमिडिटी से भी होती है, जीन्स के कपड़ों से भी होती है, पसीने से भी होती है, खाने की चीज़ों से भी होती है, खट्टा मीठा किसी भी चीज़ से। तो जो कॉमन एलर्जन है जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गए, आपके कॉटन के अलावा सारे कपड़े, सारे सिंथेटिक कपड़े हुए, हमें इन्हें थोड़ा अवॉइड करना है, नेचुरल की तरफ जाना है। अगर कपड़ों में बात करें तो कॉटन सबसे सेफ कपड़े माने जाते हैं, प्योर कॉटन के, वो यूज करें। वो पसीने को भी एब्जॉर्ब करते हैं, वेंटिलेशन भी मेंटेन करके रखते हैं, स्किन का हाइड्रेशन भी मेंटेन करते हैं। अगर हम मॉइस्चराइजर प्रॉपरली लगाएं तो एलर्जी के चांसेस कम रहते हैं। बाकी जहां तक आपने घड़ी का लिया कि हाँ घड़ी में निकल वगैरह की वजह से हो सकती है, गोल्ड की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, तो वो अगर आपको हो रही है तो सबसे पहला तरीका है कि हम उसको अवॉइड करें। और अगर दूसरा है जैसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, हमारे कल्चर में सिंदूर से या मंगलसूत्र से एलर्जी है, तो महिलाएं को आप कितना भी बोलो या फीमेल्स को बोलो कि पर वो कल्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकती कि आप नहीं यूज करें। ऐसे में उस पर मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाएं। मॉइस्चराइजर क्या करता है कि आपका एलर्जन और स्किन के बीच में एक लेयर फॉर्म कर देता है, तो एलर्जन डायरेक्टली स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो एलर्जी के इंसिडेंसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा खत्म हो जाते हैं, पर कम जरूर हो जाते हैं। बिल्कुल। आजकल पहले भी स्किन प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आजकल तरह तरह की स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। खासतौर पर यूथ की बात अगर हम करें तो क्या जो हमारी लाइफ स्टाइल है या जो हमारी दिनचर्या है उसमें बहुत सी चीज़ों की क्या कमी रहती है, खान पान में बहुत सी चीज़ों कमी रहती है, किन चीज़ों को हम शामिल करें, अपनी लाइफ स्टाइल को हम कैसे बदलें कि ताकि हम इन स्किन की प्रॉब्लम से हम बच सकें यहाँ पर, क्योंकि कोशिश तो हम करते रहेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम पहनावे भी की बात करें, ये फंगल का जो पेंडेमिक आया वो इसी वजह से आया है क्योंकि हम लोग जीन्स पहनने लगे हैं। हमारे जीन्स पहनने की वजह से वहाँ पर टाइटनेस रहती है, पसीना इकट्ठा होता है, जीन्स में हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, जीन्स को रोज़ कोई नहीं धोता है, तो उसकी वजह से वहाँ इचिंग पैदा हो जाती है। और जब भी हम इचिंग क्रिएट करेंगे हमारी स्किन डैमेज होगी तो बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन उस पर अटैक करने ही वाले हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने की तुलना में जब थोड़े से कॉटन के कपड़े या ओपन वेंटिलेटेड कपड़े पहने जाते थे उसकी तुलना में आजकल के इन्फेक्शंस काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, सिर्फ इसी लाइफस्टाइल की वजह से। नंबर 2, जंक फूड वगैरह जितने हो गए हैं उनकी वजह से भी काफी डैमेज होता है आपकी स्किन। नंबर 3 कि हमें ये समझना है कि हमें स्किन को बचाना कैसे है, क्योंकि मैं कितना भी चीजें बोल लूँ आजकल की यूथ जनरेशन में इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप उतना केयर कर पाएं या उन सब चीजों को ध्यान रखें, है ना। तो मेन जो चीज़ें आती है, अगर हम स्किन केयर रूटीन की बात करें तो स्किन केयर सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी पानी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीना है। या अगर एक नॉर्मल पर्सन के इंटेक की बात करें तो 4 से 5 लीटर पानी पीना होता है। नंबर 2, स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी हमेशा लगानी है। ये हमारी स्किन को डैमेज से, सन इंड्यूस डैमेज और धूल के डैमेजेस से बचाते हैं। ठीक है, और कपड़े हमेशा ढीले ढाले पहनने हैं। और जिन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम आ रही है वो हर इंसान के लिए स्पेसिफिक होती हैं, अलग अलग होती हैं, कोई यूनिवर्सल इसमें नहीं है, तो उन चीज़ों से हमें अवॉइड करना है। डाइट में वही यूनिवर्सल सिद्धांत है आपके कि हमें जंक फूड अवॉइड करना है, तेल की चीज़ें ना के बराबर खानी है, सैलेड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, फ्रूट्स सारे लेने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि आजकल जो हम लोगों के पास केसेस आते हैं उनमें वो कंप्लेन करते हैं कि चेहरे पे डलनेस आ गई है, चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और वो अगर 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकाल पाए तो स्किन पर अपने आप नेचुरल ग्लो आता है। 1 घंटा नेचुरल ग्लो के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि जो बहुत से लोग हैं, बहुत जरूरी है, बिल्कुल, बहुत से लोग हैं कि दिन भर अपने फेस को वॉश करते रहते हैं, हमेशा धोते रहते हैं। कितनी बार, कम से कम कितनी बार मुंह धोना ठीक रहेगा? और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर आपने मुंह धोया तो आपके चेहरा रूखा भी हो सकता है, तो इसके लिए सही तरीका एक समझाइए यहाँ पर। देखिए, फेस वॉश आइडियली हमें 2 बार करना चाहिए। ठीक है, फेस वॉश का भी जो क्वालिटी रहती है, हमें उसके अंदर का क्या कंपोजिशन है। जैसे अगर हमारी एक्ने वाली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश हो गए, ठीक है, मेंटेलिक एसिड वाले फेस वॉश हो गए, या जो मेरे थोड़े से हैवी फेस वॉश हो गए, ये चलेंगे क्योंकि वो चेहरे का पूरा ऑयल हटा देते हैं। अगर हमारी नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल फेस वॉश चलेंगे। कई लोग फेस वॉश को ऐसा समझते हैं कि हमने बहुत ज्यादा रगड़ेंगे तो चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। वो एक्चुअली क्या करता है, चेहरे फेस वॉश अगर हम बात करें तो एक सर्फ टाइप का है जो चेहरे की गंदगी या ऑयलनेस हटाता है। अगर आप वहां रगड़ेंगे, बहुत ज्यादा रगड़ेंगे, तो वो चेहरे की स्किन को डैमेज करेगा
डैमेज करने से मेरा मतलब है कि जो चेहरे का स्किन की जो टॉप लेयर होती है, बैरियर होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है काफी सारी चीजों से। अगर हम उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो इन्फेक्शन, इचिंग, खुजली, एलर्जी सब होने वाले हैं आपको। ठीक है, तो हल्के हाथों से करना है, दिन में 2 बार से ज्यादा यूजुअली नहीं करना है, जब तक कि बहुत ज्यादा आउटडोर का काम ना हो। अगर आपका बिल्कुल ही आउटडोर या फील्ड वर्क है तब आप 3 बार कर सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को 2 बार है। और फेस वॉश के जो मैंने पहले भी बताया कि चाहे वो कोई भी नहाने के बाद हो या फेस वॉश के बाद हो, 10 से 15 सेकंड के अंदर आप मॉइस्चराइजर लगा लें अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि वो आपकी स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे हेल्पफुल चीज रहेगी। बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि आपके पोर्स जो होते हैं, स्किन के जो पोर्स होते हैं, उनको खोलने के लिए आपको 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में एक मसाज हल्की ज़रूर लेनी चाहिए ताकि उसके पोर्स खुलें। क्या ये सही है या फिर सिर्फ कहने और सुनने वाली बात है? नहीं, ये हल्की फुल्की मसाज, जहाँ तक आपने सही बताया, हल्की मसाज चल जाएगी, बहुत हैवी कुछ भी नहीं चलेगा एक्सेसिस में। ठीक है, ये हल्की मसाज के पीछे प्रिंसिपल ये है कि जब हम एक्सफोलिएट कराते हैं हमारी स्किन या मसाज के थ्रू, तो जब एक्सफोलिएट होती है तो हमारी स्किन रिकवरी मोड में आती है। तो जब रिकवर होती है तो उससे रिजुविनेशन भी होता है, रिजुविनेशन में स्किन में टाइटनेस आने लगती है और थोड़े से पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो डर्ट वगैरह होती है वो क्लियर होती है। गलती लोग यहाँ पर एक्सेसिव मसाज करने पे लग जाते हैं कि वो पार्लर पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रगड़वाते हैं, दुनिया भर के केमिकल्स लगाते हैं, वो एडवाइजेबल नहीं है। वो ठीक नहीं है। एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा हमने स्किन की प्रॉब्लम जो सुनी है बचपन से लेकर अभी तक कि सफ़ेद दाग किसी को हो गया, फेस पे हो गया या फिर लिप्स के आसपास कहीं हो गया, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर किसी को है, किसी के घर में भी, तो क्या ये छूने से फैलता है, उसके साथ में रहने से फैल सकता है, या फिर ये सिर्फ एक शख्स या एक व्यक्ति की प्रॉब्लम होगी और वो ठीक हो सकती है? जी हाँ, सफेद दाग के बारे में सबसे ज्यादा भ्रम है कि ये छूत की बीमारी नहीं है। हाँ। सफेद दाग छूत की बीमारी नहीं है। ठीक है, ये छूने से नहीं फैलता, क्योंकि ये इसका हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है कि ये छूत की बीमारी है। बच्चियों की शादी नहीं होती इस बीमारी की वजह से, वो डिप्रेशन में आ जाती हैं। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये 100% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एक इंसान से दूसरे इंसान को कभी भी नहीं होगी। दूसरी चीज़, इसका इलाज संभव है। 70 से 80% से ऊपर केसेस जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें 3 टाइप के इलाज होते हैं। सबसे पहले जो दवाइयाँ होती हैं, उसके बाद लेजर्स हैं, और सबसे लेटेस्ट आजकल सर्जरी भी होने लगी है, उसकी वजह से सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। तो ये स्टिग्मा हमें दूर करने की जरूरत है इसका बीमारी में। और दूसरी चीज, ये बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसका प्रेवलेंस दुनिया में 1% है, तो 1% ऑफ पॉपुलेशन इज डीलिंग विद सफेद दाग। और हम लोग भी, जैसे अगर हम बोलें तो हमें भी कभी भी हो सकती है, तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि उनको, ना कि उनसे दूर भागने की। उनके यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि संबंध नहीं करते हैं बच्चियों से जिनको सफेद दाग हो गए, तो यार इनको सफेद दाग है, हमारे बच्चों को भी सफेद दाग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए, और उम्मीद करते हैं दर्शकों को आज बहुत कुछ यहाँ पर, कम से कम स्किन से जुड़ी अगर कोई समस्या है उनको, तो बहुत कुछ आज समझ में आएगा, बहुत उनको जानकारी मिली होगी। तो आज सेहतनामा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।